थाने जिले का एक मुख्य रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां होकर आती जाती हैं। कल्याण का एक उपनगर है विट्ठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुके अपने बड़े भाई कांचन सालुके के परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक चंचल, शोक हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुके ने अपने बड़े भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 को रात लगभग 11 बजे वृषाली ने वहीं पास में रहने वाले जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन किया। वो घबराई हुई लग रही थी। फोन नई बहू वैशाली ने किया था। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वैशाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामा जी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने जगदीश को मार दिया है। प्लीज मामा जी, आप जल्दी से घर पर आ जाएं। ये सारी बातें वैशाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थी। नंदलाल ने वैशाली को धीरज बताते हुए कहा कि वह तुरंत उसके घर पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुके रहता था। नंदलाल ने यह जानकारी कांचन को भी दे दी। वो भी अपने मामा के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। थोड़ी सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुके के जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों की भीड़ एकत्र हो गई। उनकी नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपटकर रो रही थी। जगदीश के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुके और मामा नंदलाल सौदाने ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पास ही गुलाबराव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश को डॉक्टर भुजपल के अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुके की स्थिति देखकर उसे रुक्मणीबाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद एसआई एसएस तड़वी 2 कांस्टेबलों के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर पीआई साहू राजे सालवे को भी दे दी थी। अस्पताल पहुंचकर वो अभी मृतक के परिवार से पूछताछ कर ही रहे थे कि उसी समय थाने के डीसीपी संजय सिंधे, एसीपी पवार, सीनियर पीआई साहू राजे सालवे, पीआई मधुकर भोंगे, एसपीआई सुनीता राजपूत, एसआई नला बड़े, हेड कांस्टेबल हनुमंत शिर्के के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुके के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर पीआई साहू राजे सालवे ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जगदीश का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद वो सीधे घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश की हत्या की कड़ियों में गड़बड़ी नजर आई। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था। मामले की तह तक जाने के लिए जगदीश सालुके की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था, लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई साहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर भोंगे और एसपीआई सुनीता राजपूत को सौंप दी। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में सब्जी तरकारी नहीं थी। उसने पति जगदीश को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वो सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वो घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वो पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। ये देखकर वो बुरी तरीके से डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर चोर ले गए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने अपने पति के मामा नंदलाल सौदाने को फोन पर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वृषाली सालुके के बयान पर धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक वृषाली पर आ गया। वो सीधे सीधे पुलिस के रडार पर आ गई। जगदीश सालुके के परिवार वालों ने उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार वृषाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के पहले वो 2 बार जगदीश सालुके से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। ये शादी उसे उसके घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जब इन बातों की सच्चाई जानने के लिए वृषाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वो कुछ इस तरीके से फंसी कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 23 वर्षीय जगदीश सुंदर और स्वस्थ युवक था। वो मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुके सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत लकड़ी की दुकान थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे आचन सालुके की शादी हो चुकी थी।
वो अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कालसेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुके पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुके अपनी लकड़ी की दुकान और नाई की दुकान से परिवार की गाड़ी पूरी जिम्मेदारी से चला रहे थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गाँव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वो अपने बड़े भाई कांचन सालुके और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुके ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड में रहने वाले ठाकरे परिवार की वृषाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वृषाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। जगदीश सालुके को वो पहली नजर में ही भाग गई थी। वैशाली के घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया था, इसलिए ठाकरे परिवार वैशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश और वैशाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर वैशाली और जगदीश की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के जमाने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हुए अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वैशाली और जगदीश के साथ भी हुआ था। वैशाली और जगदीश भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश वैशाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वैशाली 6 महीने में ही जगदीश से बोर हो गई थी। वैशाली को एक सीधा साधा नहीं, हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश को फोन कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बूझे मन से कहा कि वो उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहती, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो वो खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वो शादी से इनकार कर दे। वैशाली ठाकरे की इस बात से जगदीश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। वजह ये थी कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए थे। जगदीश ने ये बात वैशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वो सोच ले। वैशाली की इस धमकी से जगदीश बुरी तरीके से डर गया। उसने वैशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब वैशाली के घर वालों को लगी तो वो भी सख्ती में आ गए। उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वैशाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश के परिवार वालों को वैशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वो वैशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वैशाली ने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वो शादी की तैयारी में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आखिर वैशाली जगदीश से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश को वो पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वो अपनी शादी के लिए टालम टोल कर रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वैशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और वहीं पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है। उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना करियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वो शादी की तारीख को आगे बढ़वा दे। जब करियर बन जाएगा तो शादी विवाह तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा कि ये बात तुम अपने परिवार वाले से क्यों नहीं कहती हो, मुझसे ये सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुके के इस रवैये से वैशाली जलभुन गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना था। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर जाने के बाद वो सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकाला वो काफी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वैशाली और जगदीश की शादी को लेकर उत्साहित थे। वैशाली की शादी हो रही थी। इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वो सब वैशाली से शादी की बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वैशाली आजकल कहकर टाल रही थी। वैशाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और उसमें खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया था। वैशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में तो जरूर आया था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने वो खाना फेंक दिया। उस खाने में वैशाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाल दिया था।
अंततः 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वैशाली ठाकरे और जगदीश की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश तो बहुत खुश था और वैशाली के सारे गिले शिकवे भूल गया था, लेकिन वैशाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वैशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वो बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश के घर वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में किराए का एक फ्लैट लेकर वैशाली के साथ रहने लगा। वैशाली यही चाहती भी थी कि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वो पूरी तरीके से आजाद हो गई थी। वो सारा दिन मोबाइल फोन पर चिपकी रहती थी। जगदीश जब इस पर ऐतराज करता तो वो उसे उलझ जाती थी। बात आगे ना बढ़े इसके लिए जगदीश खुद चुप हो जाता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर टिकी है वो भला कितने ही दिन चल सकता है। और यही जगदीश सालुके के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आजादी के लिए वैशाली ने जो रास्ता चुना वो सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वैशाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश से प्यार भरी बातें की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले वो उठकर बाथरूम में जाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोट दिया। वैशाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसका पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन कर दिया। वैशाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वो एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकलना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम ने वैशाली सालुके से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही सॉल्व केसेस के बारे में जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।